वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, जब भी कोई युद्ध समाप्त होता है तो निश्चित रूप से परिदृश्य बहुत जल्दी से बदलने लगते हैं। युद्ध रत जब भी योद्धा रहते हैं तो वह असीम शौर्य में रहते हैं, ओज में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे युद्ध के परिणाम आने लगते हैं। धीरे धीरे जब वह उत्साह करुण क्रंदन में बदलने लगते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध की विभीषिका सामने आती है। और जब युद्ध अपने अंतिम छोर तक पहुंचता है तो भले ही विजेता हो या परास्त, खोना सभी को पड़ता है। यही कारण है कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है उठ खड़े होने में दोबारा ऐसे ही किसी प्रयास के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि उसके बाद भी कालखंड में कई युद्ध होते रहे, आधुनिक भारत में भी कई युद्धों का इतिहास रहा, लेकिन न जाने क्यों व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूं उसके बाद क्रांति की जो सबसे बड़ी घटना हुई वह हुई 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। संपूर्ण भारत ने तमाम जोश खरोश के साथ इस संग्राम में भाग लिया, अंग्रेजों को जड़ समूल खदेड़ने के लिए। हमारे असंख्य क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। एक लंबे समय तक हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ युद्ध की स्थिति में रहे। अंततः अंग्रेजों की छल कपट नीति कहें या हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे वीर बलिदानियों का एक संगठित रूप से नेतृत्व नहीं रहा। इस वजह से विद्रोह के परिणाम वह नहीं आ पाए जो आने चाहिए थे। फिर भी निश्चित था कि जब यह विद्रोह समाप्त हुआ तो न केवल अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, बल्कि भारतीय क्रांति भी अपने एक अवसान की स्थिति में थी, क्योंकि अब अंग्रेज अपेक्षाकृत और अधिक क्रूर हो चले थे। येन केन प्रकारेण वह भारतीय विद्रोह को दबाने में लग गए थे। ऐसे समय में इसकी कल्पना करना भी बेईमानी थी कि शीघ्र अतिशीघ्र कोई क्रांतिकारी खड़ा होगा एवं पुनः वह हौसला दिखाएगा, वह साहस दिखाएगा एवं शौर्य की उस बुलंदियों तक ले जाएगा क्रांति को कि पुनः वह उसी ऊर्जा के साथ अंग्रेजों के साथ विद्रोह करने की सोच सके। यही कारण है जिस क्रांतिकारी का परिचय आज मैं आपसे करवाना चाहता हूं, उन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है, आद्य क्रांतिकारी कहा जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जब चहुं ओर निराशा का माहौल था, जब चहुं ओर हमारे क्रांति के प्रयास फीके पड़ चुके थे, एक महान क्रांतिकारी जिसकी नसें खोलते रक्त से फड़की एवं उसने पुनः क्रांति की मशाल को हाथ में उठाया, लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के सम्मुख खड़ा होने के लिए उनको तैयार किया। ऐसे महान क्रांतिकारी होते हैं वसुदेव बलवंत फड़के, जिनकी गौरव गाथा, जिनकी महान वीर गाथा मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रेषित करना चाहता हूं। वसुदेव बलवंत फड़के, जिनका जन्म 4 नवंबर सन 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे, बहुत बहादुर थे। उनके बचपन का एक शौक जो आगे उन्हें एक महान क्रांतिकारी, महान संगठनकर्ता, महान नेतृत्वकर्ता बनाने में बहुत ज़्यादा कार्य आया, वो था बचपन से इन्हें वन भ्रमण करने का शौक था। वन घूमना इनका महत्वपूर्ण शौक था। कल्याण एवं पुणे में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पिताजी चूंकि मध्यम परिवार से थे, ये चाहते थे कि किसी भी दुकान पर, किसी भी छोटे मोटे कारखाने पर ये नौकरी कर ले एवं अपना गुजारा बसारा चलाने लायक हो जाए। भले ही उस ज़माने में 10 रुपये मासिक तनख्वाह भी बहुत होती थी, 10 रुपये मासिक तनख्वाह ही क्यों ना हो, किंतु वसुदेव बलवंत फड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उनके स्वप्न बड़े थे, उनके हौसले बड़े थे। अतः उन्होंने
बार बार पिता के दबाव की वजह से वह मुंबई आ गए एवं मुंबई में जैसे तैसे अपने गुजारा करने लगे, कार्य चलाने लगे। इसी दौर में इन्हें पुणे में मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। आने वाले 15 सालों तक इन्होंने यही नौकरी की, लेकिन नौकरी में रहने के साथ साथ इन्होंने देश के क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी निरंतर संपर्क बनाए रखा। महागोविंद रानाडे से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्हीं के जीवन का प्रभाव था कि इनके अंदर भी क्रांति के अंकुर जन्म ले रहे थे। इनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया जब इन्हें एक तार प्राप्त हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र आना होगा। ये तुरंत प्रार्थना पत्र लेकर अपने अंग्रेज अधिकारी के पास गए। अंग्रेज अधिकारी वैसे ही कुंठाग्रस्त थे, भारतीयों को अपमानित करने के वे नए नए नित बहाने ढूंढा करते थे। जब अंग्रेज अधिकारियों को समक्ष गए तो संवेदनहीन अधिकारियों ने न केवल उनकी छुट्टी खारिज कर दी बल्कि उन्हें अपमानित कर वहाँ से रवाना कर दिया। वसुदेव बलवंत फड़के पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तुरंत उन्होंने कुछ भी विचार किए बिना माँ के पास जाने का निर्णय लिया। जब तक वो गांव पहुँचे तब तक माँ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया, क्योंकि ऐसे तंत्र में कार्य करना जहाँ पर इतनी भी संवेदनाएं नहीं है कि माँ मृत्युशैया पर हो और छुट्टी भी न दी जाए। अतः उन्होंने इस गुलामी की बेड़ी को अंततः हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका एवं ब्रिटिश नौकरी त्याग दी। अब यहीं से इनका एक जीवन शुरू होता है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खिलाफत का, एक जंग का। इन्होंने, क्योंकि इनके हौसले बड़े थे, नेतृत्व क्षमता थी, अतः इन्होंने प्रारंभिक दौर में प्रयास किए कि जो देसी रजवाड़े हैं, देसी रियासतें हैं, उनको संगठित किया जाए, उनको एकीकृत किया जाए। लेकिन न जाने क्यों उस दौर में वो बहुत ज़्यादा भयभीत थी और साथ ही कई रियासतें तो अंग्रेजों की चाटुकारिता तक में लिप्त थीं। अतः उन्हें संगठित करना एक दुष्कर कार्य प्रतीक हुआ। अतः इनका जो बचपन का शौक था वह इन्हें अब काम आया, क्योंकि वन वन भ्रमण करने के बाद इन्हें जनजातियों से संपर्क का मौका मिलता था, उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती थी। अतः उन्होंने महाराष्ट्र में वन वन भ्रमण करके जनजातियों को एकत्रित करने का कार्य किया एवं इस प्रकार उन्होंने जनजातियों की एक बहुत बड़ी संगठित सेना तैयार कर ली एवं इस सेना को इन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया कि किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ एक बार पुनः 1857 जैसे विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ जाए। आप देखिए वसुदेव बलवंत फड़के के हौसले कितना महान क्रांतिकारी रहा होंगे। 1857 में जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके बाद एक बार पुनः क्रांति विद्रोह खड़ा कर पाएंगे। 1879 में वसुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। पूरे महाराष्ट्र में नगर नगर, गली गली इन्होंने भ्रमण किया, नवयुवकों को संगठित करने का कार्य किया। कोली, भील, धांगड़ इत्यादि सभी जनजातियों को एकत्रित कर इन्होंने रामोशी नाम का एक क्रांतिकारी दल तैयार कर दिया। एवं धन निश्चित रूप से किसी भी क्रांतिकारी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन प्राप्त करने के लिए इन्होंने साहूकारों को निशाना बनाया, उन्हें लूटकर एक भारी मात्रा में वो धन एकत्रित करते थे, जिनसे वे हथियार खरीदते थे एवं संगठन के अन्य कार्यों में उस धन को लगाते थे। इस प्रकार महाराष्ट्र में इस सेना का एक जबरदस्त वर्चस्व स्थापित हो गया। अंग्रेज भय खाने लगे, भयभीत होने लगे। अंततः अंग्रेजों ने एक दिन ये तय किया कि किस प्रकार वसुदेव बलवंत फड़के एवं इनकी सेना को कुचला जाए। इन्हीं प्रयासों में 13 मई सन 1879 को विश्राम भवन में इन अंग्रेज अधिकारियों की बैठक चल रही थी। वसुदेव बलवंत फड़के को इस बैठक का पता पड़ा। वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ रात को 12 बजे उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया एवं वसुदेव बलवंत फड़के एवं इनके साथियों ने कई अंग्रेज अफसरों को मार डाला एवं भवन में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज बहुत ज़्यादा बौखला गए। इन्होंने इनाम की घोषणा कर दी कि वसुदेव बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम रखा जाएगा। लेकिन वहाँ रहे वसुदेव बलवंत फड़के। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने भी इश्तिहार पैम्पलेट्स के माध्यम से छपवा दिए कि
अंग्रेज अधिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रिचर्ड, जो भी उसका सर काट के लाएगा उसके ऊपर 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा उसको। ये थे वसुदेव बलवंत फड़के के हौसले। 50,000 इनाम के बदले उन्होंने घोषणा कर दी कि दुष्ट अधिकारी रिचर्ड का जो सर कलम करके लाएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार अंग्रेज और ज़्यादा बौखला गए एवं कई बार वसुदेव बलवंत फड़के उनके साथी क्रांतिकारियों की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ें होती रही, किंतु अब धीरे धीरे इनका गोला बारूद खत्म होने लगा था। अतः वसुदेव बलवंत फड़के और इनके क्रांतिकारी साथियों ने शांति में कुछ समय तक शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करने का फैसला लिया। अतः संपूर्ण साथी वसुदेव बलवंत फड़के समेत आदिवासी क्षेत्रों में फैल गए, किंतु यह अपने क्रांति के प्रयासों को इन्होंने जारी रखा। लेकिन अभी इन्होंने कोई भी बड़ी क्रांति की घटना का नहीं करने का निर्णय लिया। अंततः एक दिन 20 जुलाई सन 1979 में बीमार अवस्था में थे ये बीजापुर में किसी मंदिर में विश्राम कर रहे थे। किसी मुखबिर द्वारा अंग्रेजों को सूचना दी गई कि वसुदेव बलवंत फड़के अमुक स्थान पर हैं, अतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सौभाग्य से उस दौर के विख्यात वकील महादेव आप्टे ने इनका केस लड़ा एवं इनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने में वह सफल रहे। अतः इन्हें अंडमान निकोबार की काला पानी की जेल में भेज दिया गया। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम अंडमान निकोबार की जेलों में कितनी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी कैदियों को। अतः ऐसी दुष्कर जीवन, ऐसी दयनीय यातनाओं की जीवन जीते जीते इनका शरीर इतना जर्जर हो चुका था कि महज 37 वर्ष की एक छोटी सी आयु में ही यह बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह परिवर्तित हो चुके थे। बिल्कुल कमज़ोर शरीर, जीर्ण शीर्ण काया। अंततः आज़ादी के इस मतवाले ने 17 फरवरी 1883 को अंतिम श्वास ली एवं यही कहा जाएगा मातृवेदी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज़ादी के बाद हालांकि इस स्तर के क्रांतिकारियों पर डाक टिकट जारी करना या इनकी छोटी मोटी कहीं मूर्तियां बना देना निश्चित रूप से सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। 1884 में डाक विभाग द्वारा एक स्टैंप इनके सम्मान में जारी की गई एवं मुंबई में इनकी मूर्ति स्थापित की गई। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान क्रांतिकारी को, ऐसे महान बलिदानी को 1857 की क्रांति के बाद प्रथम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी, आद्य क्रांतिकारी को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।